आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में मिलती जुलती एक सी 85 रचनाओं को इस क्लास में एक ही क्लास में हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात। चलो क्लास शुरू करें। तो नंबर 1 देखते हैं कि अपराजिता जो है वो एक काव्य है जो रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित मानी जाती है। और दूसरी अपराजिता जो है वो एक उपन्यास माना जाता है जो कि चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित मानी जाती है। तो एक अपराजिता काव्य रचना है जो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। दूसरी अपराजिता जो है वह एक उपन्यास है जो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 3 देखते हैं। नीली झील जो है वो एक कहानी है जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित मानी जाती है। एक नीली झील जो है वो एकांकी मानी जाती है जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 5 देखते हैं। अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित माना जाता है। और एक अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित माना जाता है। तो ये अर्धनारीश्वर जो रचना है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये किसकी है किसकी नहीं है। तो अगर उपन्यास पूछा जाए तो अर्धनारीश्वर तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित माना जाएगा। अगर अर्धनारीश्वर निबंध पूछा जाए तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित माना जाएगा। नंबर 7 देखते हैं। एक पति के नोट्स। तो एक पति के नोट्स जो है एक उपन्यास है जो कि महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित माना जाता है। और इससे ही मिलती जुलती दूसरी रचना है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स जो है वो वह भी एक उपन्यास है जो कि ममता कालिया के द्वारा रचित माना गया है। तो पति के नोट्स जो है वो महेंद्र भल्ला का उपन्यास है और एक पत्नी के नोट्स जो है वो ममता कालिया का उपन्यास माना जाता है। नंबर 9 देखते हैं। त्रिशंकु। त्रिशंकु जो एक कथा संग्रह है वह मनु भंडारी के द्वारा रचित माना गया है। एक त्रिशंकु जो है वो नाटक है जो कि ब्रजमोहन सिंह के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 11 देखते हैं। एक त्रिशंकु जो है निबंध है वो अज्ञ के द्वारा रचित माना जाता है। तो कथा संग्रह मनु भंडारी के द्वारा रचित माना जाता है और त्रिशंकु और नाटक जो है वो ब्रजमोहन सिंह के द्वारा रचित माना गया है और त्रिशंकु निबंध जो है वो अज्ञ के द्वारा रचित माना गया है। इस तरह से त्रिशंकु जो है वो 3 रचना है और इन्हें निबंध, नाटक एवं कथा संग्रह हैं और ये किस किस के द्वारा रचित हैं ये हम आपको बता चुके हैं। नंबर 12 देखते हैं। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो है 1916 में रचित मानी जाती है। यह एक कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित मानी जाती है। और एक पंच परमेश्वर यह भी एक कहानी है जो कि यह रागिया राघव के द्वारा रचित मानी गई है। तो पंच परमेश्वर दोनों ही कहानियां हैं। एक प्रेमचंद के द्वारा रचित मानी गई है तो दूसरी रागिया राघव के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 14 देखते हैं। झूठा सच जो एक उपन्यास है। झूठा सच जो एक उपन्यास है जो यशपाल के द्वारा रचित माना गया है। और एक झूठा सच जो है एक निबंध है जो सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित माना गया है। एक झूठा सच यशपाल के द्वारा, दूसरा झूठा सच जो है वो सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 16 देखते हैं। काली आंधी
जो है एक उपन्यास है जो कमलेश्वर के द्वारा रचित है। यह रचनाएं काली और पीली आंधी बहुत पूछी जाती हैं, इनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। और पीली आंधी यह भी एक उपन्यास है जो प्रभा खेतान के द्वारा रचित माना जाता है। तो काली आंधी कमलेश्वर के द्वारा और पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 18 देखते हैं। द्रौपदी उपन्यास जो है वो प्रतिभा राय के द्वारा रचित माना गया है। और अगला दूसरा द्रौपदी एक प्रबंध काव्य है जो कि नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित माना गया है। और तीसरा जो द्रौपदी नाटक है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 21 देखते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु उपन्यास जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित माना जाता है। और एक अगला है कि बांधो ना नाव इस ठाव जो है यह एक काव्य रचना है जो कि निराला के द्वारा रचित मानी गई है। इसमें से 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो किसी ने इसे उपेंद्र नाथ अस्क और किसी ने निराला का माना है। तो जिसके पीछे बंधु शब्द जुड़ा हुआ है वो उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित है और यह एक उपन्यास है। अगर उपन्यास पूछा जाता है तो उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित है। और बांधो ना नाव इस ठाव जो है वो निराला के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सन्यासी उपन्यास जो है वो इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? सन्यासी जो उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित माना जाता है। दूसरा सन्यासी नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित माना जाता है। तो एक सन्यासी उपन्यास है और दूसरा सन्यासी क्या है? नाटक है। उपन्यास जो है वो इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित माना गया है और दूसरा सन्यासी जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 25 देखते हैं। उर्वशी जो है एक काव्य रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि माने जाते हैं और इनकी एक कामायनी एक महाकाव्य रचना है जो कि 1935 में रचित मानी जाती है, जिसमें 15 सर्ग माने जाते हैं, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद माना जाता है। नंबर 26 देखते हैं। उर्वशी जो है एक काव्य रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 27 देखते हैं। रश्मरथी जो है वो एक काव्य रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी गई है। और एक है रश्मि। रश्मि जो एक काव्य रचना है जो महादेवी के द्वारा रचित गई है। रश्मि 1935 में रचित है और यह बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी गई है। और मीराबाई का महादेवी वर्मा का जो जन्म था वो 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में माना जाता है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और महादेवी वर्मा जी को यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। नंबर 29 देखते हैं। पिता कहानी जो है एक ज्ञान रंजन के द्वारा रचित है और एक पिता कहानी जो है वो महीप सहीम के द्वारा रचित मानी गई है। पिता दोनों ही ये कहानियाँ हैं, कहानी विद्या मानी गई हैं। तो एक जो है वो ज्ञान रंजन के द्वारा रचित मानी गई है और दूसरी जो है वो महीप सिंह के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 31 देखते हैं। नारी विमर्श जो रचना है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी गई है। और अगली हिंदी साहित्य विमर्श जो है वो एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित मानी गई है। किसके द्वारा? एक है नारी विमर्श जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित मानी गई है और दूसरी है हिंदी साहित्य विमर्श जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित मानी गई है।
अगली रचना देखते हैं। नंबर 33 देखते हैं कि भारत दुर्दशा जो है एक नाटक है, और भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एवं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित माना गया है। किसके द्वारा? भारत दुर्दशा जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित माना गया है। नंबर 34 देखते हैं। माधवानल एवं कामंद कला जो है वो यह गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा रचित रचना मानी जाती है, और एक माधवानल कामंद कला जो है वो आलम के द्वारा रचित मानी जाती है। तो माधवानल और कामंद कला जो है वो गणपति चंद्र गुप्त और आलम दोनों के द्वारा रचित रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 36 देखते हैं। आत्मनेद जो है वो एक अज्ञ के द्वारा रचित रचना मानी जाती है, और एक है आत्मजयी। एक है आत्मनेद और दूसरी है आत्मजयी। आत्मजयी जो है वो एक कुंवर नारायण के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। नंबर 38 देखते हैं कि आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। नंबर 39 देखते हैं। यह तीनों ही रचना आत्मनेद, आत्मजयी और आत्मनिरीक्षण, यह तीनों ही रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 39 देखते हैं कि रस मीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित मानी जाती है, जबकि रस आखेटक जो है वो कुबेर नाथ राय के द्वारा रचित मानी गई है। और नंबर 41 देखते हैं। रसज्ञ रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 42 देखते हैं कि साय में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना मानी जाती है, जबकि सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। किसकी? साय में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित मानी जाती है। सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 44 देखते हैं। कड़ियाँ जो है वो अज्ञ की रचना मानी जाती है, और दूसरी है श्रृंखला की कड़ियाँ। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कड़ियाँ अज्ञ की रचना है, जबकि श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती है। नंबर 46 देखते हैं। एक तो है कठिन काव्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास को माना जाता है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था, और यह अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और दूसरी आती है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत जो है यह अज्ञ की रचना मानी जाती है। एक है कठिन काव्य का प्रेत और एक कठिन गद्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव दास की रचना मानी जाती है, और कठिन गद्य का प्रेत जो है वो अज्ञ की रचना मानी जाती है। यह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगली रचना देखते हैं कि उसने कहा था। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 1915 में रचित मानी जाती है, और यह जो है उसने कहा था एक प्रेम कथा मानी जाती है। नंबर 49 देखते हैं। तुमने कहा था यह नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन जो हैं वो एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। एक तीसरी रचना है उसने नहीं कहा था, यह शैलेश मटियानी की रचना मानी जाती है।
तो ये तीनों ही मिलती जुलती रचनाएं जिनसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने तुमने कहा था वो नागार्जुन की रचना है, उसने नहीं कहा था यह शैलेश मटियानी की रचना है। इसलिए इन्हें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रखें और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं। नंबर 51 देखते हैं कि युग की धारा जो है वो नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती है। नागार्जुन जो एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, उनका जन्म 1911 ईस्वी में माना जाता है। एक युग की धारा और एक है युग की गंगा। युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित मानी जाती है। ये भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं और इनमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती रहती है कि युग की धारा और युग की गंगा। तो युग की धारा जो है वो नागार्जुन के द्वारा रचित मानी गई है और युग की गंगा जो है वो केदारनाथ से निकली है। यह सोच सकते हैं धारा जो है नागार्जुन नाग देवता पर चढ़ाई जाती है और युग की गंगा जो है वो केदारनाथ से निकलती है। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। नंबर 53 देखते हैं पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग जो है वो एक निराला की रचना मानी जाती है। एक पंचवटी ही है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती है। तो पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है और पंचवटी 1925 में रचित मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में माना जाता है और मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्र कवि भी माना जाता है और इनको जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी वह महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। अगली रचनाएं देखते हैं। नंबर 55 देखते हैं कि नई कविता के प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान जो रचना है वो लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। और दूसरी है कि कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है और कविता के नए प्रतिमान जो हैं वो नामवर सिंह की रचना है। यह भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं और इनको भी पहचानने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो नई कविता के प्रतिमान तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना मानी जाती है। नंबर 57 देखते हैं कि वे दिन जो है वो किसकी रचना है। वे दिन जो है वो निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है और एक है वे दिन वे लोग, यह शिव पूजन सहाय की रचना मानी जाती है। इसको भी पहचानने में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो वे दिन जो है वो निर्मल वर्मा की रचना मानी गई है। वे दिन वे लोग जो है वो शिव पूजन सहाय की रचना मानी गई है। नंबर 59 देखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी जाती है। और अगली रचना है कि भारतीय साहित्य की भूमिका जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। और तीसरी है रीति काव्य की भूमिका जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। दूसरी है भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और यह जो हैं रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। और तीसरी है रीति काव्य की भूमिका जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी थी, जो कि डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो एक रसवादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1915 ईस्वी में माना जाता है और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था।
नंबर 62 देखते हैं। कुरुक्षेत्र जो है एक रचना है, वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती है, जो कि 1946 में रचित मानी जाती है। और एक कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जो है वो दूधनाथ सिंह की रचना मानी जाती है। किसकी? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र यह दूधनाथ सिंह की रचना मानी जाती है। एक कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। यह रचनाएं भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती रही हैं। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जैसे कविता के नए प्रतिमान या कविता के नए प्रतिमान, यह रचना टीजीटी 2021 में पूछे गए थे। वह दिन वह लोग, इस रचना भी टीजीटी 2021 में पूछी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रस मीमांसा जो है वो रामचंद्र